सिप के टिप। तो देखिए, सोना और चांदी जिनकी चमक पिछले कुछ महीनों से निवेशकों को मालामाल कर रही थी, अब अचानक फीकी पड़ गई है, जैसे कि आपने पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर देखा होगा। कॉमेक्स पर गोल्ड रिकॉर्ड हाई से करीब 28% टूट चुका है। एमसीएक्स पर गोल्ड लगभग 21% नीचे है, जबकि सिल्वर की अगर बात करें तो यहाँ पर भी गिरावट तो है और बड़ी है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो कॉमेक्स पर सिल्वर की बात करें तो ये रिकॉर्ड स्तर से 53% और एमसीएक्स पर करीब 47% तक टूट चुकी है। बिल्कुल, और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर क्या करना चाहिए आपको अब गोल्ड में और सिल्वर में। तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, गोल्ड में कितना रुझान रखें, सिल्वर में कितना रखें, और इसके लिए हमारे साथ आज के शो में दो बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जुड़ रहे हैं मिडास फिनसर्व के डायरेक्टर पंकज रस्तोगी सर और कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर एंड हेड रिसर्च अंकित कपूर सर। बहुत बहुत स्वागत है पंकज सर आपका और अंकित सर आपका। वेलकम सर बोथ ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले तो पंकज सर आपसे सवाल रहेगा, क्योंकि बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है। जैसा हम देख रहे हैं, चाहे सोना हो गया, चांदी हो गया, बड़ी गिरावट जो है नजर आ रही है। पिछले एक हफ्ते में अगर देखें काफी ज्यादा हलचल जो है नजर आई है प्राइजेस में। इसको कैसे समझे जो हमारे ईटीएफ निवेशक हैं, फंड ऑफ फंड निवेशक हैं, और जो लोग घबरा जाते हैं, बहुत पैनिक कर जाते हैं गिरते हुए प्राइजेस को देख के, क्या करना चाहिए उन्हें? मतलब रोक दे निवेश, बने रहें, क्या करें? ये देखिए, जब भी किसी एसेट क्लास में कोई शार्प फॉल आता है, गिरावट आती है, तो घबराहट एक बड़ा कॉमन सा फीचर है। सब लोग घबरा जाते हैं, इन्वेस्टर घबरा जाते हैं कि शायद उनका निवेश गलत हो गया, या उनकी एंट्री गलत थी, या वो प्रॉफिट नहीं बुक कर पाए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कोई पैनिक करने की बात नहीं है। हमें पहले ये समझना चाहिए कि गोल्ड और सिल्वर दोनों एक सिक्लिकल एसेट्स हैं, और ये जब अगर हम देखें पिछले एक साल में जो शार्प रैली हमने देखी, जो सब्सटैंशियली काफी सालों के बाद काफी एक लंबा उसने जंप लिया दोनों ने, गोल्ड रेट ने और सिल्वर रेट ने। उसके बाद ये एक संभावना थी कि हाँ, ये शायद करेक्शन आ सकता है, और इसलिए कोई भी इन्वेस्टर को घबराना नहीं चाहिए। हर इन्वेस्टर को ये सोचना चाहिए कि अगर उसने गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टमेंट किया है, अगर उसने अपने गोल्ड या सिल्वर में एसेट एलोकेशन अपने बच्चों की शादी के गोल को देखते हुए, या रिटायरमेंट या पर्टिकुलर गोल के तहत आपने करा है, तो उसको कोई घबराने की बात नहीं है। ही शुड स्टे इन्वेस्टेड। और जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किया था, वो उनके लिए एक थोड़ा सा एक तरह से लेसन है कि कभी भी एसेट क्लास में रैली देख के एंट्री मत करिए। अगर आपको शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करनी है तो ये बड़ा रिस्की प्रपोजिशन है। आप हो सकता हो एक समय ऐसा देख सकते हैं जहां पर टाइम करेक्शन हो जाए, या हो सकता हो एक लंबे समय तक करेक्शन मेंटेन रहे। तो ऐसे इन्वेस्टर को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मेरे हिसाब से आज भी अगर कोई इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म का मतलब है अगर 2 साल 3 साल 5 साल के लिए भी अगर गोल्ड और सिल्वर को में अगर रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशन रखता है, तो आई थिंक उसमें रहेगी। गोल्ड सिल्वर अभी भी एसेट क्लास लॉन्ग टर्म में बुलिश चार्ट्स में दिखा रहे हैं, इसमें ऐसी कोई कंसर्न नहीं है। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली वॉलेटिलिटी आ सकती है। अंकित सर, आप कैसे देख रहे हैं जो 3-4 दिनों में हम लोगों ने यहाँ पर वॉलेटिलिटी तो नहीं कहेंगे, लेकिन दबाव यहाँ पर बनता हुआ दिखा है दोनों में, गोल्ड ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, क्या लग रहा है सर, क्या व्यू बन रहा है इस पर अभी फिलहाल? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखिए, मार्केट में एक ही मेरा कहना है कि जब 2,60,000 पे चांदी आपको अच्छी लग रही थी, तो 2,20,000 पे आपको कैसे अच्छी नहीं लग सकती है, और 2,10,000 पे कैसे अच्छी नहीं लग सकती है। तो सिनेरियोज में कोई बहुत बड़ा फंडामेंटल में चेंजेस नहीं आया है, जैसा अभी सर ने बताया पूरा। मुझे भी यही मानना है कि दिस इज द राइट टाइम जहां पे आपको इन्वेस्ट करके चलना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि लोअर लेवल में पकड़ के रखूं और लोअर लेवल मेरा पास आएगा, मैं जो लोअर पे बाइंग करूंगा, तो लोअर लेवल आज तक किसी को नहीं मिला और हायर लेवल बेचने पे किसी को नहीं मिला है। तो दिस इज द राइट टाइम जहां पे आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। और लास्ट टाइम मेरी जब भी आपसे बात हुई है, तब मैंने एक ही चीज बोली थी कि $57 से $53 के बीच में जब भी चांदी मिलती है तो आप इन्वेस्ट करके चलिए, क्योंकि 45 ईयर्स का हाई, 45 साल का हाई अगर बात करें तो $50 को उसने ब्रेक करा था, उसके बाद में एक अच्छा खासा जंप लिया था। दिस इज अ टाइम करेक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं थोड़ा करेक्शन हुआ है, लेकिन जो फंडामेंटल्स की अगर बात करें, वहां कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला है। मेरे को भी लगता है दिस इज द राइट टाइम जहां पे आपको निवेश करके चलना चाहिए, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। वैसे जो इस तरीके का डिक्लाइन दिख रहा है प्राइजेस में, अगर मैं आपसे फटाफट 1-2 पॉइंटर्स में पूछूं, क्या क्या वजह है? मतलब भाई डॉलर, फेड, यही सब रीजंस हैं? देखिए, मार्केट को एक करेक्शन के लिए रीजंस की जरूरत होती है, तो यही सारे करेक्शंस के रीजंस हैं, जहां पे हम डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं, फेड की बात करते हैं। लेकिन अगर बात करें तो फेड ने अभी जो मीटर चल रहा है वहां का, वो थोड़ा सा फंडामेंटल समझने की जरूरत पड़ेगी कि 25 बेसिस पॉइंट्स की अगर बात करें तो वो 3 बार बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो आज की सिनेरियो की बात कर रहे हैं जब वो 100 के ऊपर डॉलर चल रहा है, सॉरी जो क्रूड ऑयल है वो $100 पर बैरल के ऊपर चल रहा था, तब ये इन्फ्लेशन का रेट फिगर आया था 4.2% के आसपास
इन्फ्लेशन बनी हुई है, लेकिन ये जब इस समय हम सिनेरियो देख रहे हैं तो $70 के आसपास क्रूड ऑयल चल रहा है। तो आगे आने वाले टाइम में जो फिगर्स आएंगे डेफिनेटली 4.2% नहीं आएगा, उससे गिरकर आएगा। तो जैसे ही वो इन्फ्लेशन के फिगर्स नीचे आते जाएंगे, वैसे ही जो रेट इंक्रीज की बात हुई थी वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपको वापस से कम होती नजर आएगी और वापस से गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस सपोर्ट बनती हुई नजर आएगी। तो ये सारा सिनेरियो इस समय क्रिएट हुआ है, जहां पे हमने देखा है कि डॉलर इंडेक्स 100.50 के लेवल को क्रॉस करा और आज हम देख रहे हैं 101.20 101.50 तक पहुंच गया। तो कंडीशंस मार्केट की वही बनी हुई है कि यहां पे एक शॉर्ट टर्म में एक पैनिक क्रिएशन देखने को मिला, जहां पे हमने डॉलर इंडेक्स को देखा एक तेज होता हुआ नजर आया। उसके बाद में क्रूड ऑयल की प्राइसेस देखी, जो शार्प डाउनसाइड पैनिक, जहां पे हमने $110-115 देखा था, वो क्रैश होता हुआ $70 आया। तो ये सारे सिनेरियोज इस समय हुए थे। ये शॉर्ट टर्म पैनिक है मार्केट के अंदर। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा अभी ग्लोबल मार्केट के अंदर फंडामेंटली चाहे सिल्वर के अंदर या गोल्ड के अंदर कोई चेंज होता नजर आया है। अभी शॉर्ट टर्म करेक्शन हमको देखने को मिला है और ये मोर देन 50% हो गया सिल्वर के अंदर। अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में भी 30% के आसपास करेक्शन हो गया है। दिस इज द राइट टाइम जहां पे मुझे लगता है कि करेक्शंस जो हेल्दी है, इन हेल्दी करेक्शंस पे ट्रेडर्स को ध्यान देना चाहिए। पंकज साहब, वैसे क्या लग रहा है जिनके पास ऑलरेडी गोल्ड और सिल्वर में यहाँ पर एक्सपोजर है, अच्छा खासा निवेश कर रखा है, इक्विटी में भी निवेश करते हैं लेकिन थोड़ा सा कम करते हैं, आपको क्या लग रहा है कि तीनों में एलोकेशन के लिहाज से क्या सही रहेगा? जिन्होंने गोल्ड और सिल्वर पे अच्छा एलोकेशन कर रखा है, क्या उनको थोड़ा सा यहाँ पर इक्विटी में हल्का सा एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए? पंकज। हाँ, देखिए, ये बड़ा एक डिफिकल्ट सिनेरियो है कि मतलब एज ए जर्नल हम नहीं बात कर सकते। अगर हम एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क देखें तो एसेट एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दो एसेट एलोकेशन डिफरेंट कस्टमर का डिफरेंट हो सकता है, होना चाहिए। बट अगर स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क देखें तो इक्विटी का एलोकेशन 60 से 65% होना चाहिए, डेट का पोर्शन 20 से 25% होना चाहिए, गोल्ड और सिल्वर या कमोडिटीज में 10 से 15% होना चाहिए। पर अगर किसी का एलोकेशन बिकॉज ऑफ रिसेंसी बायसनेस अगर बढ़ा है, किसी ने अगर 15-20% से ज़्यादा अगर गोल्ड में या सिल्वर में एक्सपोजर हो गया है, तो ये एक अच्छा मौका होगा कि आप अब थोड़ा सा रीबैलेंस करें पोर्टफोलियो को और इक्विटी की तरफ भी देखें। उसका रीज़न क्या है कि अगर हम देखें सितंबर 2024 से जब निफ्टी 26,277 गई थी, ऑल टाइम हाई बनाया था, उसके बाद से अभी कंटिन्यूअसली हम अभी भी 9% के आसपास, 8% के आसपास अभी मार्केट नीचे है। एक साइजेबल अमाउंट ऑफ टाइम हैज बीन इलैप्स्ड और यहाँ पर अभी कोई मार्केट ने रिटर्न नहीं दी है। और अगर स्टॉक लेवल पे देखें तो इंडेक्स लेवल के अलावा तो स्टॉक लेवल पे ज़्यादा करेक्शन आ चुका है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी हिस्टोरिकली देखा गया है, जब भी एक इस तरह का अगर 2 साल, 1.5 साल, 3 साल का फेज आता है जब मार्केट रिटर्न नहीं देती है, तो आने वाले 2 या 3 साल में वो मार्केट एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न जनरेट करती है। तो ये एक अच्छा समय हो सकता है अगर आपका एसेट एलोकेशन अलाउ करे तो। आप इक्विटी की वैल्यूएशंस भी अट्रैक्टिव लग रही हैं और जो मैक्रो इंडिया के जो इकोनॉमी अभी भी स्ट्रांग है, स्ट्रांग फंडामेंटल्स पे बैठी हुई है और जो जियोपॉलिटिकल जो रिस्क है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता नजर आ रहा है। ठीक है, क्रूड ऑयल भी सॉफ्ट, ठीक है, प्री वॉर लेवल पे चला गया है। तो आई थिंक ये सारे इंडिकेट करते हैं कि इक्विटी इज ऑल्सो बिकमिंग अट्रैक्टिव। बट इक्विटी में भी एलोकेशन अगर आप बढ़ा रहे हैं तो मेरी ये राय रहेगी कि उसको एग्जैक्टली लमसम की तरह एकदम जंप मत करिए, आप उसको स्टैगर्ड वे में लगाइए, एसटीपी के वे में लगाइए, क्योंकि अगले 2-3 महीने भी मार्केट हो सकता हो बिकॉज ऑफ सम न्यूज इवेंट वॉलेटाइल रह सकता है। हो सकता हो मानसून में थोड़ी सी कमी आए, हो सकता हो इन्फ्लेशन कैसे बिहेव करे, जून क्वार्टर के रिजल्ट कैसे आएंगे। तो शॉर्ट टर्म में छोटे मोटे इवेंट्स के कारण मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल रह सकती है। तो बेटर रहेगा कि इन्वेस्टर इक्विटी का एलोकेशन करें, एसटीपी के थ्रू करें और 3 से 6 महीने का टाइम फ्रेम में अगर एसटीपी करेंगे तो वो जो सिंगल टाइम इन्वेस्टिंग का जो मार्केट टाइमिंग का रिस्क है वो थोड़ा सा कम हो जाए। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बार कमेंट सेक्शन पर नजर डालते हैं कि हमारे व्यूअर हैं किशोर वार्षने, कह रहे हैं वेलकम माय लेजेंड अंकित सर, द टाइगर ऑफ कमोडिटी। सर ये कैसे कर लेते हैं? मतलब जब बाजार में मतलब भाव गिरता हुआ नजर आ रहा है तब भी तारीफें मिल रही हैं आपको, जब बढ़ता है तब भी तारीफें लूट रहे होते हैं। क्या अंकित सर इसके पीछे क्या राज क्या है? राज कुछ नहीं है। बीइंग अ रिसर्च एनालिस्ट, जब सेलिंग आती है तो फिर सेलिंग में हम लोग क्लाइंट्स को अपने बोलते हैं कि आप सेलिंग करके चलिए और जहां पे राइट टाइम होता है उसको बाय करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सही गलत इस मार्केट में कोई नहीं होता है, लेकिन जितनी हमने यहाँ पे बातचीत करते हैं या फिर कोई भी राय देते हैं उसके हिसाब से ट्रेडर्स को अगर वो चीज अच्छी लगती है तो फिर डेफिनेटली वहां पे थोड़ी सी तारीफ मिल जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ी सी पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा गलत होता है, क्योंकि हम भी इंसान है तो थोड़ा सा वहां पे चीजें हो जाती हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ अभी देखा जाए तो मार्केट काफी अच्छा चल रहा है।
रहा है और जिस तरह से गिरावट देखने को मिली है, तो जितने भी निवेशक हैं इस समय खुश हैं क्योंकि उनको काफी अच्छे मौके मिल रहे हैं इस समय इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है सर। चलिए सर, इसी बीच एक और दर्शक है, उनके सवाल का आप जवाब दे दीजिए। किशोर सुवग्या नाम है इनका, कह रहे हैं कि 1 साल के नजरिए से 3-4 दिन में गोल्ड सिल्वर में खरीद कर सकते हैं अगर 1 साल होल्ड करना चाह रहे हैं? देखिए, अगर 1 साल आप होल्ड करना चाह रहे हैं तो मुझे लगता है कि दिस इज द राइट टाइम जहां पे आप बाय करके चल सकते हैं। मुझे लगता है कि वापस एक बाउंस बैक करता हुआ नजर आएगा। फंडामेंटल्स में अभी ऐसा कोई चेंजेस नजर नहीं आया है। अभी हमने बातचीत करी थी कुछ टाइम में पहले, तभी एक ही चीज थी कि अब ये थोड़ा सा मैटर सॉल्व होता नजर आ रहा है, लेकिन अभी कल की बात है, वापस से कुछ अटैक्स हुए हैं, वापस से टेंशन वापस से क्रिएट हुई है मार्केट के अंदर, तो अभी इतनी जल्दी कुछ भी सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है कि अभी अगर आप निवेश का नजरिया रखते हैं और 1 साल का व्यू रखते हैं तो मुझे लगता है कि दिस इज द राइट टाइम जहां पे आप निवेश करके चल सकते हैं। बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद करके ना चलें। सर अंकित सर, वैसे क्या लगता है कि अभी तो हम लोग प्री वॉर लेवल्स पे धीमे धीमे पहुंच रहे हैं, लेकिन इन केस अगर वॉर दोबारा एस्केलेट हो जाती है, क्या उससे लगता है कि कमोडिटी बाजार जो बेस मेटल प्रीशियस मेटल्स है खासतौर पे यहाँ पर, वो इफेक्टेड होगा या उसको अब वो डाइजेस्ट कर चुका है कि चलो ये तो चीज़ें जो हो रही हैं वो चलती रहेंगी, वी वोंट बी इफेक्टेड, और जो चल रहा है भी नॉर्मल वैसे ही रहेगा? सेम सिनेरियो जैसे हमने रशिया और यूक्रेन का मैटर देखा हुआ है, कोल्ड वॉर में कन्वर्ट हो चुका है, सेम सिनेरियो यहाँ पे भी रहने वाला है। एक कोल्ड वॉर में ही कन्वर्ट होता नजर आएगा। बातचीत चलेगी, 60 डेज की बातचीत चलेगी। अगर वो नहीं कंफर्म होता पाती है तो उसके बाद अगले 60 दिन और दिया जाएगा। तो जो सिचुएशन में आज की तारीख में रशिया और यूक्रेन खड़े हुए हैं, वहां पे भी हम ये बोल सकते हैं कि युद्ध खत्म नहीं हुआ है। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी अराइज हो रही है जहां पे हम बोल रहे हैं कि अटैक्स चलते रहेंगे। तो जो न्यू नॉर्मल में कंडीशंस पे चले गए हैं वो ये वाली कंडीशन है कि ईरान, अमेरिका और इजराइल का जो टेंशन है वो बना हुआ है, कोई बहुत ज्यादा एस्केलेट होता नजर नहीं आ रहा है और ये खत्म होता भी नजर नहीं आ रहा है। और मतलब ये स्टेटमेंट्स जो हैं वो चलते रहेंगे मार्केट के अंदर, और जैसे जैसे स्टेटमेंट चलेंगे वैसे वैसे मार्केट रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। लेकिन मेरा मानना है कि पूरा फोकस ट्रेडर्स को अगर करना है तो ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर करना चाहिए, यूएस की इकोनॉमी पे करना चाहिए। उसके बाद जिस तरह की अभी ताइवान की कंडीशन हो रही है, अभी मैं अगर बात कर रहा हूं इस समय ताइवान की, ताइवान सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने वाली कंपनी है, मतलब एक कंट्री है। अगर वहां पे डेट जो है हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुका है और जो इतना डेट ज्यादा हो चुका है जहां पे हम ग्लोबल क्राइसिस की बात कर सकते हैं, तो इस तरह की सिचुएशन केवल ताइवान में नहीं है, पूरे ग्लोबल मार्केट्स के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। अभी हम शॉर्ट टर्म में अगर बात करें तो यहाँ पे सब कुछ हरा दिख रहा है, लेकिन आने वाले टाइम की सिचुएशन क्या होगी उसको देखना बहुत जरूरी होगा। तो अभी अगले जो 6 महीने है ना, उसको थोड़ा सा ट्रेडर्स को थोड़ा कॉशियसली वॉच करना चाहिए, जो डेटा है उनको वॉच करना चाहिए। तो इस तरह की कंडीशन मार्केट में रहेंगी। और जो आपने बोला ईरान वाला मैटर, ये ठंडे बस्ते में जाएगा नहीं जाएगा एक वो बात अलग है, लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट्स वहां पे लगातार चलते रहेंगे। और जो ईरान और अमेरिका वाला जो मैटर है, सेम आपको रशिया और यूक्रेन वाला मैटर की तरह बनता हुआ नजर आएगा, जहां पे वॉर खत्म नहीं हुई है और आगे कंटिन्यू हुई है। अच्छा, ठीक है।